दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। पूर्व कक्षा में हमने नई कविता की विशेषताओं के संदर्भ में बात की थी। नई कविता की जो शिल्पगत प्रवृत्तियां थी, भावगत प्रवृत्तियां थी, उन पर हमने चर्चा की। आज हम उसके बाद की कविता, जिसे समीक्षकों ने साठोत्तरी कविता नाम दिया, यानी कि 60 के दशक के उत्तर की या उसके बाद की जो कविता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ से सामान्य सवाल बनते हैं। छोटा सा सवाल बन सकता है यहाँ से कि ऑब्जेक्टिव रूप में सवाल बन सकता है कि नई कविता के बाद की काव्य धारा को क्या नाम दिया गया, या लघुत्रात्मक प्रश्न हो सकता है जिसमें आपसे साठोत्तरी कविता की कोई 2, 4, 5 विशेषताओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं। दोनों तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लघुत्रात्मक या तो लघुत्रात्मक रूप में भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नई कविता का जो दौर था वो स्वतंत्रोत्तर भारत का समय था, और उस समय में स्वतंत्रता के बाद जो देश की बागडोर हमारे अपने या हिंदुस्तान के रहनुमाओं के हाथ में आई, उसके बाद क्या कौन कौन सी परिस्थितियों ने जन्म लिया, क्या हमने जो कुछ जैसा सोचा था, जैसे स्वर्णिम भारत की हमने परिकल्पना की थी, क्या वैसा भारत हमें देखने को मिला? क्या जिस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते थे, जिस तरह की मानव संस्कृति, मानव सभ्यता की परिकल्पना हमने की थी, क्या उस तरह की मानव सभ्यता और संस्कृति को हम देख पा रहे थे, उस संस्कृति का हम विकास कर पाए थे? नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। समस्या ये रही कि जो कुछ हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लंबे समय से हमने सपने देखे, उन सपनों को साकार करने के लिए हमें विरोधी शक्तियों से, अंग्रेज़ों से हमने लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमने ये सोचा कि हाँ, अब हमारा शासन आ गया और अब हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे, सही दिशा में आगे हम बढ़ पाएंगे, हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो एक इस धारा के कवियों में झुंझलाहट सी, एक खींच सी पैदा हुई, और उस झुंझलाहट और खींच ने आक्रोश को जन्म दिया, गुस्से को जन्म दिया, उसके विरोध को जन्म दिया। और ऐसी जो शासन व्यवस्था थी, जो हमारे मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी, जो हमारे सपनों को साकार करने में किसी भी स्तर पर हमारा सहयोग नहीं कर रही थी, उसका पुरजोर विरोध इस साठोत्तरी कविता में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। मोहभंग का स्वर, हमने पहली प्रवृत्ति रखी है मोहभंग की। मोहभंग का मतलब कि हमारा किसी चीज़ से लगाव हो, और वो चीज़ जब हमारे मानकों पर खरी नहीं उतरे तो उससे हमारा मोहभंग हो जाता है, हमें फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम उससे दूर होते चले जाते हैं। हिंदुस्तान के कवि में, भारत के कवि में इन रहनुमाओं के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति मोहभंग के पैदा होने के पीछे कुछ कारण निहित थे, जिनमें पाकिस्तानी आक्रमण था,
ताशकंद समझौता था, चीनी आक्रमण था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, नेताओं का बड़बोलापन, झूठी बातें बोलना, झूठे वादे करना, जिन बातों का धरातल से कोई संबंध नहीं, इस तरह की बातें नेताओं द्वारा की गई। राजनीतिक रूप से जो हमने उत्थान की बात सोची थी कि हमारे अपने देश के लोग होंगे, हमारे अपने नेता होंगे और हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति का चारित्रिक पतन हो गया, राजनेताओं का चारित्रिक पतन हो गया, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी, जो हम अंग्रेज शासन में सोचते थे कि हमारे अपने लोग होंगे तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, हम खुद शासन करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार फैला। भ्रष्टाचार जो ब्रिटिश शासन में था, जिसके बारे में हमने भारतेंदु युग में पढ़ा था, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी कविता में कहते हैं कि टका सिर भागजी टका सिर खाजा, या वो कहते हैं कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यानी कि इस तरह के चूर्ण का निर्माण, ऐसा चूर्ण वहाँ उपलब्ध था कि जिसको खाने पर पूरे हिंदुस्तान को हजम करने की सामर्थ्य व्यक्ति में आ जाती। वो तो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, लेकिन अब स्थितियाँ ये थी कि खुद हमारे जो लोग थे वो भी हिंदुस्तान को खा रहे थे। भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ था। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ के कवि में मोहभंग की स्थिति पैदा होगी, इस व्यवस्था से उसका मोह टूट गया। खुद धूमिल ने कहा है, धूमिल इस व्यवस्था पर करारे व्यंग्य करते हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। यानी कि मैंने वेट किया, इंतज़ार किया कि हमारी व्यवस्था आई है, हमारे लोग आए हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। यानी कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं, उसका सपना हमने देखा था कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है, तो आज़ाद होगा तो आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन इंतज़ार किया, मैंने इंतज़ार किया का मतलब इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, अब और इंतज़ार नहीं किया जाता, अब और सब्र नहीं किया जा सकता, अब सब्र का बांध टूट रहा है, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। नहीं छीनेगा का मतलब, रोटी नहीं छीनेगा से तात्पर्य क्या है कि अब कोई बेईमानी नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं अनधिकृत चेष्टा नहीं होगी, किसी व्यक्ति के हिस्से को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खाएगा, जैसे कि पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था में हो रहा था। अब तो जो भारतीय शासक थे वो भी उस तरह का काम कर रहे थे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया, मेरा सारा धीरज युद्ध की आग में पिघल कर बर्फ सा बह गया। यानी कि मैंने खूब इंतज़ार किया, लेकिन अब धैर्य नहीं रखा जाता, अब सब्र नहीं रखा जाता, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अर्थात कवि का उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था के बारे में उसने सोचा था, जिस व्यवस्था के बारे में उसने इंतज़ार किया था, अब वो धैर्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब इस व्यवस्था का विरोध करना है, इस व्यवस्था को बदलना है। आक्रोश और विद्रोह का स्वर या उभार दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, आक्रोश व विद्रोह का उभार। तो आक्रोश और विद्रोह का उभार या स्वर कि जो अव्यवस्थाएं, जो विषमताएं हिंदुस्तान में इन नेताओं की खोखले बयानबाजी के कारण, खोखले आश्वासनों के कारण पैदा हुई, जो सामाजिक विकृतियां समाज में जन्म ले गई, जो भ्रष्टाचार फैला पूरे देश में, जिसके कारण यहाँ का जो कवि है, इस दौर का जो कवि है, वो विद्रोही तेवर अपनाने को मजबूर हो गया और उसने इस व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाया। क्योंकि कवि पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र को दिशा देने का काम कवि करता है। कहा भी जाता है कि कवि त्रिकाल दृष्टा होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों तक उसी की सोच जाती है, उसकी दृष्टि जाती है। तो यहाँ कवि ने भूत से सीखा है
और भविष्य के बारे में सोच रहा है और बीच में उलझा हुआ है ऐसे व्यवस्थाओं में, तो उस भूतकालिक जो व्यवस्था थी, जो इंतजार के लम्हे थे, वो खत्म होने के बाद उस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह का स्वर लेकर कवि उपस्थित होता है। क्या किया तुमने? इन सिपह सलारों से सीधा प्रश्न है कवि का कि क्या किया तुमने? महज हिंद फ़कत फाका कसी के आंकड़े, यानी कि केवल आंकड़े दिखाए, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। और वास्तविक जीवन में जो हम देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने आप से बाहर निकलें, तो देखते हैं कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि समाज और राष्ट्र के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है, केवल अपना घर बनाना और अपने आप तक सीमित रहना, ये राजनेताओं का चरित्र हो गया है। तो ऐसे में कवि कहता है कि फ़कत फाका कसी के आंकड़े और गुत्थम गुत्थी राशन की कतारें, यानी कि राशन की कतारों में लोग खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि उनको उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं मिल रही। बेरोज़गारी कि बड़े स्तर पर बेरोज़गारी मौजूद है। तो सीधा प्रश्न है नेताओं से, आक्रोश और विद्रोह के कारण जब आक्रोश और विद्रोह जन्म लेता है तो सीधे प्रश्न होते हैं। वही प्रश्न यहाँ कवि कर रहा है कि क्या किया तुमने? महज हिंद, यानी कि केवल जय हिंद कहा है, इसके अलावा तुमने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, राष्ट्र के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, रोज़गार परख काम आपने कुछ नहीं किए, केवल बेईमानी और बेरोज़गारी फैलाने के अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। तीसरा बिंदु है तनाव। तनाव का चित्रण नई कविता में भी था, वहाँ भी लेखक ने तनावपूर्ण स्थितियों का वर्णन किया है। और विद्रोह के मूल में तनाव ही होता है, और तनाव के मूल में असंतोष और अनिश्चय होता है, यानी कि व्यक्ति उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता, अनिश्चितता की दशा में होता है। तनाव की स्थिति में व्यवस्था, घुटन और असमर्थता का बोध होता है। मनुष्य की शक्ति पराजित हो जाती है। उसी तनाव को व्यक्त करते हुए, उसी तनाव के भाव को व्यक्त करते हुए श्रीकांत वर्मा लिखते हैं कि मैं एक बिल्ली की शक्ल में छिपा हुआ चूहा हूँ, औरों को टोहता हुआ अपने से डरा बैठा। यानी कि तनावपूर्ण स्थिति में है आम आदमी, इस बात को श्रीकांत वर्मा ने अभिव्यक्त किया है। विसंगति बोध। साठोत्री कवि को राजनीति व सामाजिक विसंगतियों का बोध है। कथनी और करनी का अंतर। विसंगति बोध का मतलब है कि कवि को समाज के सिपह सलारों, रहनुमाओं की कथनी और करनी के अंतर के कारण की विसंगति जो जन्म लेती है, उसका पूरी तरह वो परिचित है, उस चीज़ को जानता है कि ये लोग केवल बात बनाते हैं, केवल खुले मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं। जब चुनाव होता है, चुनावी वर्ष होता है, उस समय बड़े बड़े वादे करेंगे, काम करेंगे, झूठे साचे वादे, सच्चे वादे करके लोगों से वोट बटोर कर ले जाते हैं, और फिर कभी वापस आकर उस जनता के बीच दोबारा उसके दुख दर्द को नहीं सोचते। तो ऐसी जो सिचुएशन परिस्थिति होती है, उसके कारण एक विसंगति का जन्म होता है, और उस विसंगति का बोध कवि को है। राजनेता भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर वर्तमान से क्रूरता करता है, कि भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता है कि तुम्हारा कल स्वर्णिम होगा, अच्छा होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, आप लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है वो सब आपको मुहैया कराई जाएंगी। बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन वर्तमान से क्रूरता करता है। वर्तमान से क्रूरता करने का मतलब उन लोगों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता है, और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करता जैसा उसने उस समय कहा होगा। श्रीकांत वर्मा जी इसी विसंगति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की। इसी तरह की बातें हैं। कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग में, कुरुक्षेत्र जो सिलेबस में पहले लगा हुआ था, सिलेबस में है, वहाँ भी इसी तरह की बात है कि वहाँ भी राइटर कहता है
कि ये आम जनता नहीं लड़ती कभी भी। आम जनता में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। इन सबको लड़ाने वाले कुछ और लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं। वो अपने स्वार्थ की रोटियां इन लोगों को लड़ाकर सेक लेते हैं। तो वही बात है कि कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की। यानी कि जैसे जैसे अवसर आता है उनको लोगों को मूर्ख बनाने का, तब तब आ जाते हैं और अपनी मान से बाहर निकल कर और महीने 2 महीने पसीना बहाकर लोगों को मूर्ख बना लेते हैं। और कुछ लोग सारा समय कसमें खाएंगे लोकतंत्र की। दूसरी लाइन में यही कहा है कि कुछ लोग फिर आएंगे और लोकतंत्र की कसमें खाएंगे, अर्थात देश को लोकतंत्र में परिणित करने का, बदलने का, कि वास्तविक लोकतंत्र हिंदुस्तान में कायम होगा, इस तरह की बात लोग करेंगे। लेकिन यथार्थ में धरातल पर कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अगली क्लास में